हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। टेस्ट नंबर 2 है, ठीक। टेस्ट नंबर 1 हम लोग पूरा कर लिए, यानी इसके 70 क्वेश्चन किए थे। बाकी जो 30 क्वेश्चन है ना, वो 30 क्वेश्चन एक्चुअली करंट अफेयर्स के हैं, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पुराने हैं तो उनको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग सीधा जंप करते हैं टेस्ट नंबर 2 पे। टेस्ट नंबर 2 भी ये पॉलिटी का ही टेस्ट है, और यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक कवर है यहाँ पे देख लीजिए। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे यूनियन स्टेट रिलेशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सब चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओनली IAS ने पहले टेस्ट में जो टॉपिक कवर किए थे पॉलिटी टेस्ट में, उसमें आपने फीचर्स पढ़े थे, संविधान के प्रस्तावना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, ये सब चीज़ें देखी थी। इस टेस्ट में उसके आगे कवर किया गया है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा DPSP है इन चारों में जो अमेंडमेंट के द्वारा नहीं जोड़ा गया। तो सबसे पहले तो ये देख लेना है कि ये चारों जो हैं वो DPSP के भाग हैं कि नहीं है। अमेंडमेंट के द्वारा कौन जोड़ा गया कौन नहीं जोड़ा गया, ये तो बात की बात है। DPSP का क्लासिफिकेशन आप लोग जानते हैं, पार्ट नंबर 4 में है, और आर्टिकल जल्दी से बताइए 36 से 51 में क्लासीफाइड है। DPSP अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन से इसमें प्रोविज़न है जो अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए। तो आपको कुछ आर्टिकल बिल्कुल ध्यान रखना है, जैसे आपको 38 याद रखना है, आपको 39 याद रखना है, आपको 45 याद रखना है, 45 के पहले आपको 43 याद रखना है, ठीक है, और 48 याद रखना है। ये मेजर आर्टिकल है जहाँ पे अमेंडमेंट किए गए हैं। जैसे अब 38 की बात करें तो 38 अब 2 आर्टिकल में डिवाइडेड है, 38 सब क्लॉज 1 और 38 सब क्लॉज 2, ठीक। 39 में 2 आर्टिकल आपको मिलेंगे, एक तो खुद 39 मिलेगा और एक 39A भी जोड़ा गया। ऐसे ही 43 में 43 के अलावा 43A है और 43B है। तो यहाँ पे आपको 3 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, एक 43 है ही, और दूसरा 43A और तीसरा 43B। 45 तो सुपर इम्पोर्टेंट है, इसको तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि 45 में जो प्रोविज़न थे पहले वो आपको पता है वो आज की डेट में 21A में शिफ्ट हो गया है, यानी ये फंडामेंटल राइट बन गया है अब। यानी 45 में जो पहले लिखा हुआ था वो पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया 21A में। और यहाँ पे क्या है आपको पता है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। और 48 में क्या किया गया, 48 के अलावा एक आर्टिकल 41A जोड़ा गया। ये थोड़ी सी पिक्चर थी कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस हुए हैं DPSP के अंदर। इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन करिए। सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 पढ़िए, क्योंकि वही सबसे आसान है, क्योंकि इसको हम लोग बार बार पढ़ते रहते हैं। यहाँ पे फ्री लीगल एड के बारे में बात की गई है। समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को फ्री लीगल एड प्रदान किया जाएगा राज्यों के द्वारा। राज्यों को ऐसा निर्देश है, डायरेक्शन है। तो फ्री लीगल एड बिल्कुल भी नहीं बोलना है आपको। आर्टिकल 39 याद रखना है। आर्टिकल 39 में आपको पता है, हमने बताया आपको, आर्टिकल 39 एक तो 39 खुद है और एक 39A है। आप 39 देखेंगे आर्टिकल तो इसमें भी आपको सब क्लॉज करके 6 आर्टिकल मिल जाएंगे, और वो 6 आर्टिकल आपको 39A से लेके आपको 39F तक मिलेगा, ठीक है। A से लेके F तक आपको 6 आर्टिकल मिलेंगे। तो ये लास्ट वाला जो है 39F, इसको बाद में अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। और यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 1 लिखा है, पॉइंट नंबर 1 ही आर्टिकल 39F लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया, ठीक। वैसे यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, सिंपली बस यही पूछा गया है कि अमेंडमेंट किस आर्टिकल में हुआ है। तो चाहे वो 42 से हो चाहे वो 44 से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी ये याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया कि DPSP में ऐसे कौन से प्रोविज़न है जिनका संशोधन सिर्फ और सिर्फ 42 के द्वारा हुआ है, ठीक है। यानी आपने आर्टिकल 39 के F वाले प्रोविज़न को देख लिया। अब 39A को देखना है। 39A में फ्री लीगल एड है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फ्री लीगल एड 39 में है, यानी जो सेकंड पॉइंट लिखा है, सेकंड पॉइंट, ये 39A लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको 2 तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, एक तो स्मॉल लेटर में लिखा होता है और एक सिंपली 39A लिखा है, या फिर 39B लिखा है, या 43A लिखा है। तो इनमें दोनों में फ़र्क है। ये चीज़ जो होती है ये सब क्लॉज है, F सब क्लॉज है, जबकि ये जो कैपिटल लेटर में लिखा है, ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है इनके अंदर, इसका मतलब है कि ये सेपरेट आर्टिकल है, ठीक। अगर कैपिटल में लिखा होगा तो वो ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा होगा, कैपिटल में है तो वो 39A होगा या फिर 39B होगा, ऐसे लिखा होगा। तो ये सब क्लॉज नहीं है, ठीक, ये सेपरेट आर्टिकल है। तो यहाँ पे 39A भी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। ये दोनों एक साथ जोड़े गए थे। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब बाकी पॉइंट पढ़िए तो आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, पब्लिक वेलफेयर में
कम्युनिटी के लिए रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आपने अभी देखा कि 39 अपने आप में एक आर्टिकल नहीं है। कितने आर्टिकल हैं 39 में? 1 से लेके 6 तक है, यानी ए से लेके 39 F तक है, जिसमें से F वाला जो वर्जन है ये जोड़ा गया था यहाँ पे, जो हम लोगों ने सीख लिया। और 39 के बाकी जो आर्टिकल हैं यानी 39A, B, C, D, E ये पहले से ही थे, ठीक है, ये पहले से थे। बाद में जो जोड़ा गया वो 39F था, ये वाला था जो हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया। देखिए भाई, DPSP में आपको पता है 36 से लेके 51 तक आर्टिकल हैं। ये आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, काम नहीं चलेगा इसके बिना। आपको फंडामेंटल राइट याद होना चाहिए, 12 से 35 याद होना चाहिए, DPSP याद होना चाहिए 36 से 51। एटलीस्ट ये 2 सेक्शन जो हैं, 2 पार्ट, ये बिल्कुल याद होना चाहिए, रटे होने चाहिए। तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है ये 39B ही लिखा है। यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई है रिसोर्सेज के लिए। ये कौन सा आर्टिकल है? ये 39B है। यानी आपको इससे क्या समझ में आ रहा कि 39B अमेंड करके नहीं बनाया गया है, ये पहले से ही थे। 39 के आर्टिकल ए से लेके ई तक पहले से ही थे, इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया। तो आंसर तो हम लोग को मिल गया, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया संशोधन के द्वारा कौन सा नहीं जोड़ा गया, तो पॉइंट नंबर 3 नहीं जोड़ा गया। और जो फोर्थ पॉइंट लिखा है, आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, स्टेट करेगा, राज्य करेगा। ये आर्टिकल 38(1) है। क्लियर है? आर्टिकल 38(1) है। इसको जोड़ा गया था 44 से, 1978 से जोड़ा गया। यानी आपने पहला, दूसरा और चौथे को देखा कि ये अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए। और तीसरा पॉइंट जो है संसाधनों का समान वितरण, ये पहले से ही था, तो करेक्ट आंसर सी हो गया। समझ में आया? तो इस पिक्चर को याद रखना, ठीक है, कि यहाँ पे चेंजेस किए गए, तो आपको थोड़ा सा लिंक बनी रहेगी। आप लोग कहें तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिखा दे रहा हूँ इन सब आर्टिकल को, बट यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना बहुत है। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। आपको एक बात और यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, आर्टिकल आप 12 पढ़ते हैं। आर्टिकल 12 में क्या है? यहाँ पे स्टेट की परिभाषा दी है, यानी राज्य की परिभाषा दी है। ये राज्य क्या है? और आप DPSP अभी पढ़ ही रहे हैं, और DPSP में हर एक बात, हर एक डायरेक्शन किसके लिए है? राज्य के लिए। तो ये राज्य का मतलब पहले समझ लेना जरूरी है। यहाँ पे राज्य का मतलब स्टेट मत समझना, स्टेट यानी ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मत समझना। इनके साथ साथ आपको और क्या समझना है, इस राज्य के अंदर इंडियन गवर्नमेंट आ जाती है, पार्लियामेंट आ जाती है, लोकल बॉडीज़ आ जाती हैं, स्टेट लेजिस्लेचर आ जाती हैं, विधानसभा, विधान परिषद आ जाती हैं। हर एक बॉडी आ जाती है इस राज्य के अंदर, राज्य की परिभाषा के अंदर, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। समझ में आया? तो यहाँ पर राज्य को लेकर सिर्फ और सिर्फ ये स्टेट मत समझना जो अभी आप 29 देखते हैं। जैसे मैं मंत्रिपरिषद की बात करूँ, कैबिनेट मंत्रिपरिषद की बात करूँ, तो ये राज्य की परिभाषा के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, क्योंकि ये खुद गवर्नमेंट है। अगर मैं NGO की बात करूँ, NGO, और NGO यदि गवर्नमेंट से फंडेड है, तो ये भी राज्य की परिभाषा के अंदर आ जाएगा। अगर मैं TCS कंपनी की बात करूँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तो ये राज्य की परिभाषा के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड नहीं है। लेकिन हम ग्राम पंचायत की अगर बात करें, ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत कैसी बॉडी है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये राज्य की परिभाषा के अंदर आ जाएगी। तो नीचे के इस तरह से अगर बात करें, ग्राम पंचायत हुआ, ब्लॉक पंचायत हुआ, जिला पंचायत हुआ, विधानसभाएं हुई, विधान परिषद हुई, लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुआ, मंत्रिपरिषद हुआ, ये सारी चीज़ें राज्य की परिभाषा के अंदर आएंगी। और जितनी संस्थाएं मैंने आपको अभी गिनाई हैं, उन संस्थाओं में जो भी अधिकारी काम कर रहा है वो भी राज्य की परिभाषा के अंदर आएगा, ठीक है। यानी DPSP में जो निर्देश हैं, डायरेक्शन है, वो किसके लिए हैं? वो इन सभी बॉडियों के अलावा उन सभी अधिकारियों के लिए भी हैं जो इन सभी बॉडी में काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, स्टाफ हैं, ऑफिसर हैं। अब समझ में आया? तो स्टेट की परिभाषा जानना बहुत जरूरी था। सेकंड क्वेश्चन कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP समाजवादी सिद्धांत से संबंधित है? समाजवादी सिद्धांत समझ रहे हैं, यानी सोशलिस्टिक अप्रोच के अंदर कौन कौन से प्रोविज़न आते हैं। देखिए आप DPSP में आर्टिकल 36 से 51 पढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोविज़न ऐसे हैं जो सोशलिस्टिक अप्रोच पे हैं, बहुत सारे प्रोविज़न ऐसे भी हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। गांधीयन प्रिंसिपल वाली बात जब हम करते हैं तो हम लोग को हमेशा ध्यान में आता है कि गांधी जी हमेशा ग्राम पंचायतों की बात करते थे, उनके गठन को लेकर बात करते थे, वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के वेलफेयर की बात करते थे। तो आपको 36 से 51 के बीच में आर्टिकल 40 मिलेगा जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन है। तो आर्टिकल 40 जो है वो क्या है? वो सोशलिस्ट अप्रोच ना होके गांधीयन प्रिंसिपल है। और आपको अनुसूचित जाति जनजातियों से संबंधित भी आर्टिकल मिलेंगे तो वो भी गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आ जाएगा, उसको सोशलिस्ट मत मानना। सोशलिस्ट और गांधीयन प्रिंसिपल लगभग एक जैसे लगेंगे क्योंकि मेन थीम तो वही है ना, वेलफेयर की, सोशल वेलफेयर की। लेकिन गांधीयन प्रिंसिपल को आप सेपरेटली याद रखना,
जैसे आप पॉइंट नंबर 4 पढ़िए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। तो ये क्या सोशलिस्ट नहीं है क्या? बिल्कुल सोशलिस्ट अप्रोच है, लेकिन ये सोशलिस्ट से पहले गांधीयन अप्रोच है। जैसे थर्ड पॉइंट पढ़िए, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। तो इसकी भी गांधी जी हमेशा बात करते थे। कोऑपरेटिव सोसाइटी को वो बहुत बढ़ावा देते थे। तो ये भी गांधीयन अप्रोच है। समाजवादी सिद्धांत में तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1 पढ़िए, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता यानी फ्री लीगल एड। अभी आपने पढ़ा था, किस आर्टिकल में पढ़ा, जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39A, ये सब क्लॉज नहीं है, ये 39A एक सेपरेट आर्टिकल है। अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, पहले क्वेश्चन में। तो ये समाजवादी सिद्धांत का है। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट है, काम के दौरान न्याय संगत व मानवीय कार्य परिस्थितियों का प्रावधान करना। ये भी सोशलिस्ट अप्रोच है। तो 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आप आर्टिकल की बात करेंगे तो ये आर्टिकल 42 में लिखा है, समझ आया? तो यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1 और 2 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में देखना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। आइए, सबसे पहले तो आप इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड को देखिए। हम लोग 39A पढ़ते रहते हैं। ये कब जोड़ा गया? ये 42 से जोड़ा गया था। ठीक, 42 में क्या है? 42 में स्टेट को निर्देश दिया गया है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो वर्क के दौरान, काम के दौरान ह्यूमन कंडीशन को बेस्ट एंड बेस्ट रखे, सारी परिस्थितियाँ मानव उचित हों। और 43 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। तो ये सब वहीं लिखा है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, ये सब चीज़ें आपको इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 43 में मिल जाएगा। ये गांधीयन प्रिंसिपल है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के वेलफेयर के लिए काम करना, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो वो 46 था और ये भी गांधीयन प्रिंसिपल है। ठीक, चलिए वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, मैंने 48 बोल दिया, ये 48 नहीं है, ये 46 है। ठीक, 48 में तो एनिमल हस्बेंड्री की बात की गई है, यानी पशुपालन से संबंधित वहाँ पे प्रावधान करेगा। राज्य ऐसा करेगा, राज्य को ऐसा निर्देश है, यानी राज्य व्यवस्था कराएगा। समझ आया? हो जाएगा ना अब? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में निहित नहीं है? देखिए, आपको पता है डीपीएसपी में कितने आर्टिकल हैं? 36 से 51 है। तो ये क्वेश्चन तो तभी हम लोग कर पाएंगे जब 36 से 51 सभी हम लोग को याद हो, और सभी याद भी नहीं है तब भी काम बन जाएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं डीपीएसपी में वो तो हम लोग को पता ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये गांधीयन प्रिंसिपल है। और आर्टिकल 46 में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक संबंधी जो हित हैं उसको प्रोग्रेसिव बनाएगा, स्टेट बनाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 46 डीपीएसपी का भाग है, क्योंकि ये डीपीएसपी में कहीं भी नहीं लिखा है। अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की बात की गई है, ना कि सदस्यों के दावे की। ये 36 से 51 में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट देखिए, राष्ट्रों के मध्य न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, यानी ये इंटरनेशनल पीस की बात कर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कौन से आर्टिकल में हुई है? ये आर्टिकल आपको 51 में लिखा हुआ है। और 51 क्या है? ये 36 से 51 के दायरे में ही आ रहा, यानी ये डीपीएसपी है। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इन 3 स्टेटमेंट में कौन सा डीपीएसपी का भाग नहीं है, तो हम लोगों ने दूसरा देखा, तीसरा देखा, ये डीपीएसपी के भाग हैं। और स्टेटमेंट जो फर्स्ट था, यानी यहाँ पे आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, जो डीपीएसपी का भाग नहीं है। चलिए यहाँ पे जल्दी से देख लीजिए, आर्टिकल 46 आपने देखा, यहाँ पे आपने प्रमोशन देखा, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी यहाँ पे एससी और एसटी के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा स्टेट। ठीक, ऐसा 46 बोलता है। बाकी हम लोग को 51 भी देखना है, जल्दी से 51 भी देख लीजिए। यहाँ पे इंटरनेशनल पीस की बात की गई है, आर्टिकल 51 प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। वहाँ पर रिलेशन वाली भी बात हुई थी, तो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन नेशंस भी लिखा हुआ है, मेंटेन जस्ट ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। तो ये भी डीपीएसपी का भाग है। क्लियर है? चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला पॉइंट पढ़िए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी लोगों का राज्यों की ओर निर्देशन है। तो ये तो गलत लिखा है ना यहाँ पे। डीपीएसपी से आप लोग क्या समझते हैं? डीपीएसपी का मतलब है कि संविधान ने राज्यों को कुछ निर्देश दिए हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो वही सब बातें 36 से 51 में लिखी हुई हैं। अब राज्य इन पर काम करे या नहीं करे ये राज्यों की मर्जी है, क्योंकि ये चैलेंजेबल नहीं होते हैं, बाध्य योग्य नहीं होते हैं। आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि संविधान ने डीपीएसपी में जितने भी प्रोविज़न किए हैं राज्यों के लिए, तो ये राज्यों की मोरलिटी पे छोड़ दिए गए, नैतिक व्यवहार पे छोड़ दिए गए कि भैया आपको अगर अच्छा लगे तो आप कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिए, क्योंकि सारे प्रोविज़न जो है वो कल्याणकारी हैं, वेलफेयर से संबंधित हैं। तो वेलफेयर तो राज्यों को करना ही चाहिए। तो ये राज्यों की नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो इन सभी पे काम करे। तो ये चीज़ क्या है?
संविधान के द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देश हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस गलत लिखा हुआ है तो ये पॉइंट गलत हो गया। चलिए सेकंड पॉइंट पढ़िए। सेकंड पॉइंट में जस्टिस की बात की गई है। 3 तरह के जस्टिस आप लोगों ने पढ़े हैं प्रियम्बल में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और आपने ये भी पढ़ा है कि ये जो आदर्श थे ये रूसी क्रांति से लिए गए थे। बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे सही बताना था सेकंड पॉइंट, यानी केवल 2 सही हो जाएगा। आगे चलें, आ जाइए 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने में आपको दिख रहा है ना, मैं ज़्यादा जूम कर रहा हूँ ना तो वो कट जा रहा है, तो आपको इतने से ही काम चलाना पड़ेगा। देखिए, संविधान में प्रदत्त आर्टिकल 32 के तहत रिट के संदर्भ में हम लोग को बताना है। आप लोग सभी जानते हैं कि आर्टिकल 32 हुआ और आर्टिकल 226 हुआ। ये 2 आर्टिकल को नहीं भूला कीजिए। आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, रिट इशू करता है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट इशू करता है। रिट अगर कुछ भी समझ में नहीं आया ना रिट क्या है, तो रिट एक तरह से आप ऑर्डर समझ लेना, ठीक है। ऑर्डर, आदेश, जुडिशरी के द्वारा दिया गया आदेश। अब यहाँ पे किन किन परिस्थितियों में किस किस तरीके के ऑर्डर दिए जाते हैं, यही रिट है, ठीक है। यहाँ पे आपको बस यही समझना है कि किस परिस्थिति में कौन सी रिट जारी होती है, कौन सा ऑर्डर जारी किया जाता है। आप लोग ये भी जानते हैं कि इंडियन जुडिशरी 5 तरीके की रिट इशू करता है, ठीक है। और ये 5 कौन कौन सी हैं? आप हैबियस कॉर्पस पढ़ते हैं, आप मैंडेबस पढ़ते हैं, आप क्यू वारंटो पढ़ते हैं, आप सर्सियोररी पढ़ते हैं और आप प्रोहिबिशन पढ़ते हैं। हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेबस यानी परमादेश, क्यू वारंटो यानी अधिकार परीक्षा, सर्सियोररी यानी उत्प्रेषण। पहले इस स्टेटमेंट में सर्सियोररी के बारे में पूछा गया है और लास्ट में है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिषेध। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे प्रोहिबिशन के बारे में पूछा गया है। इतना क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 ही रिट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। देखिए, इन दोनों रिटों के बारे में एक कॉमन पॉइंट आपको जान लेना है और ये कॉमन पॉइंट है कि हायर जुडिशरी, हायर लेवल की जुडिशरी यानी उच्च न्यायालय। यहाँ पे उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट मत समझना, ठीक, क्योंकि हाई कोर्ट के लिए उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे हाई ना बोल के हायर बोल रहा हूँ, ठीक है, हायर। तो ये दोनों प्रकार की रिटें जो हैं वो हायर कोर्ट इशू करती है, हायर कोर्ट इशू करती है। किसके लिए करती है? लोअर कोर्ट के लिए, ठीक है, लोअर कोर्ट के लिए। अगर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करें तो हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा और लोअर कोर्ट हाई कोर्ट हो जाएगा। और अगर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तब हायर कोर्ट हाई कोर्ट हो जाएगा और लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगा। इतना समझ आया? इसका मतलब है ये 2 प्रकार की जो रिटें हैं, सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट को इशू करता है और हायर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इशू करता है। अब बस आपको यहाँ पे ये समझ लेना है कि ये किस किस कंडीशन पे रिट इशू की जाती है, बस आपका काम बन जाएगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दें PIL का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका। जनहित याचिका सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुनी जा सकती है और हाई कोर्ट में सुनी जा सकती है, इसके अलावा कहीं और नहीं सुनी जा सकती। जैसे अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में PIL नहीं सुनी जाती, क्योंकि PIL को सुनने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट को नहीं दिया गया। इसका मतलब ये भी है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर है PIL, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है PIL। और अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने PIL का मुकदमा सुन ही लिया और डिसीजन भी दे दिया, तो यहाँ पे हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कान काट लेगा और इनसे पूछेगा कि भैया ये क्या कर डाले हो। इतना क्लियर? अब यहाँ पे हम हाई कोर्ट का ही एग्जाम्पल लेते हैं। हाई कोर्ट के पास एक मुकदमा आया और ऐसा मुकदमा आया जिसको सुनने का अधिकार हाई कोर्ट के पास नहीं है, लेकिन सुनवाई चल रही है, मुकदमा चल रहा है, प्रोसीडिंग ऑन गोइंग है। सुनना सारे शब्द अच्छे से, प्रोसीडिंग ऑन गोइंग है, चल रहा है मुकदमा। प्रोसीडिंग पूरी होने के बाद फाइनल डिसीजन भी आ गया। को क्या समझ में आ रहा? अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। अब आपको यहीं पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन होने के बाद इस मुकदमे को रोका तो उसको बोला जाता है उत्प्रेषण। क्लियर है? उसको बोला जाएगा उत्प्रेषण यानी सर्सियोररी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन आने से पहले ही, यानी जब प्रोसीडिंग चल रही थी, यानी पेंडिंग स्टेज में था, पेंडिंग स्टेज में ही इस मुकदमे को रोक लिया सुप्रीम कोर्ट ने, उस स्थिति को बोला जाता है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। क्लियर है? यानी आसान भाषा में क्या बोलें, फाइनल डिसीजन आ गया उसके बाद यदि मुकदमे को रोका गया तब वो सर्सियोररी है, और पेंडिंग स्टेज में यदि मुकदमे को रोका गया, पेंडिंग स्टेज में ही रोका गया तो उसे बोलते हैं प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। बस इतना सा अंतर है, यही समझ लेना है। यानी सर्सियोररी में फाइनल डिसीजन हो जाता है और प्रोहिबिशन में फाइनल डिसीजन नहीं हो पाता है। क्लियर हुआ? अब इन सबको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आपको, तो अब समझ में आया? चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें। अब इसको पढ़ते रहना, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोगों ने सीखा है बस वही लिखा है इसमें। चलिए 6वां क्वेश्चन देखिए।
6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूल अधिकार की बात की गई है, फंडामेंटल राइट की बात की गई है। संविधान द्वारा धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत गारंटीकृत किए गए धार्मिक स्वतंत्रताओं के बारे में हम लोग को बताना है। तो आपको आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28 ये क्या है, ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित 4 आर्टिकल हैं। और आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में यहाँ पे संस्कृति का संरक्षण और धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी धार्मिक स्वतंत्रताओं के बारे में पूछा जाएगा ना, तो वो पक्का आर्टिकल 29 और 30 डाल के पूछता है यहाँ पे, क्योंकि 29 ऐसा ही लगता है कि ये भी धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं। जैसे आप आर्टिकल 25 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 25 में क्या है कि आपको किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र किया गया है। आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप उसको अंतःकरण कर सकते हैं। यानी पहला पॉइंट जो है वो आर्टिकल 25 लिखा है, तो ये तो धार्मिक स्वतंत्रता होगी। दूसरा पॉइंट है नागरिकों के एक वर्ग को उनके कल्चर के संरक्षण का अधिकार। देखो यहाँ पे कल्चर वाली बात हुई है, यानी यहाँ पे आर्टिकल 29 के बारे में लिखा हुआ है, तो ये आर्टिकल 29 है, ना कि धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रताएं तो केवल 25 से 28 हैं। 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा से संबंधित प्रोविजन दिए गए। पॉइंट नंबर 3 पढ़िए, धार्मिक अल्पसंख्यक यानी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो माइनॉरिटी हैं को अपना शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल मदरसा ले सकते हैं, ठीक है, मदरसा। तो ये कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल 30 है। तो ये वाला अधिकार, शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार नागरिकों को आर्टिकल 30 से मिला हुआ है। क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता केवल एक पॉइंट है, यानी यहाँ पे आंसर केवल एक हो जाएगा। आगे चलें, चलिए पॉज कर लेना, देख लेना, आ जाइए 7 पे आ जाइए। 7 में आर्टिकल 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पढ़े अभी हम लोग इस पर रेट पढ़े हैं। अब रेट ना बोल के आप ऑर्डर बोला करो, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। और 32 से सुप्रीम कोर्ट रेट इशू करता है और आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट रेट इशू करता है। ये रेट, ये ऑर्डर ऐसे ऑर्डर होते हैं जिनसे हम सभी के फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड हैं, संरक्षित हैं। आप आर्टिकल 12 से 35 पढ़ते हैं ना, फंडामेंटल राइट, जो आपको सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं संविधान के द्वारा, 12 से 35 में दी गई हैं। मान लो किसी स्थिति में सरकारों द्वारा इन सभी का वायलेशन होता है, तो आपको बचाएगा कौन, आपको आर्टिकल 32 ही बचाएगा, आपको आर्टिकल 226 ही बचाएगा। यानी जितनी भी फ्रीडम है उन सभी को प्रोटेक्शन मिला हुआ है आर्टिकल 32 से और 226 से। फंडामेंटल राइट का सुरक्षा कवच है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। तो जल्दी से पढ़िए। पहला पॉइंट, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आर्टिकल 32 संविधान के मूल ढांचे की विशेषता है। तो भाई फंडामेंटल राइट है, इससे बड़ा कोई चीज़ थोड़ी ना है संविधान में, तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है ही, मूल ढांचा है, आप इसमें कैसे परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है। तो ये मूल ढांचे की विशेषता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट में चेंजेस नहीं हो सकते हैं, चेंजेस तो हुए हैं ना। आपने राइट टू प्रॉपर्टी देखा, आपने राइट टू प्रॉपर्टी देखा, पहले 19(1)(f) में था, अब नहीं है, डिलीट कर दिया गया, अब उसको लीगल राइट बना दिया गया, 300A में शिफ्ट कर दिया गया, एक आर्टिकल 21A जोड़ा गया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का। तो चेंजेस भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन सब में चेंज करना बहुत ईजी नहीं होता है। सेकंड पॉइंट पढ़िए, डॉक्टर अम्बेडकर ने से संविधान का हृदय और आत्मा का है। फैक्ट में आप लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा का है, बिल्कुल करेक्ट है। पहला पॉइंट भी सही है, दूसरा पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट पढ़िए, यह मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट के प्रवर्तन के लिए, प्रवर्तन समझ रहे हैं ना, लागू करना, एक तरह से मौलिक अधिकारों के लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जाने का अधिकार की गारंटी देता है। तो आप आर्टिकल 32 के बारे में पढ़ रहे हैं, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 32 से तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है ना रेट इशू करने का अधिकार, हाई कोर्ट को नहीं है, हाई कोर्ट को तो 226 है, तो यहाँ पे 226 से नहीं पूछा गया है, तो ये पॉइंट गलत है। चौथा पॉइंट देखिए, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र मौलिक है, अनन्य नहीं। इस पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं, अनन्य का मतलब एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट पे जो रेट इशू करेगा वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा, ऐसा नहीं है। मौलिक जरूर है। मौलिक का मतलब है कि 12 से 35 के अंदर अगर किसी प्रकार की छेड़छाड़ हुई किसी संस्था द्वारा या फिर किसी व्यक्ति द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट का पहला अधिकार है रेट इशू करने का, ये मौलिक का मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट कर ही नहीं सकता रेट इशू, हाई कोर्ट भी कर सकता है। हाई कोर्ट की पावर रेट इशू में बहुत ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जाने रहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ लीगल राइट पे भी रेट इशू कर सकता है। क्लियर है, फंडामेंटल राइट के साथ साथ लीगल राइट पे भी रेट इशू करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट पे ही रेट इशू करता है। तो किसका ज्यूरिडिक्शन बड़ा हुआ, हाई कोर्ट का। इवन सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता है कि भाई अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो आप हमारे पास नहीं आइए, सीधा पहले हाई कोर्ट, अपने राज्य के हाई कोर्ट से मिल लीजिए, वहाँ पर चले जाइए, वहाँ से रिजॉल्व कराइए अपना इशू। ठीक है, समझ में आया। तो ये चौथा पॉइंट जो लिखा है वो सही लिखा है, तो गलत केवल तीसरा है। तो यहाँ पे
आंसर थर्ड हो जाएगा। मैं यहाँ पे अरेंज कर दे रहा हूँ और फिर से आंसर पर टिक कर दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर तीसरा है। चलें आगे चलें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। नागरिक यानी समझ रहे हैं, नागरिक आप लोग समझ रहे हैं सिटीजन, गैर नागरिक यानी विदेशी, ठीक है, विदेशी फॉरेनर। लेकिन संविधान में फॉरेनर नहीं लिखा हुआ शब्द, संविधान में आपको क्या मिलेगा, पर्सन लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, पर्सन यदि किसी आर्टिकल में लिखा है तो इसका मतलब है कि वो नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए है, और सिटीजन लिखा है किसी आर्टिकल में तो इसका मतलब है कि वो वाला आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है। तो आपको ऐसे 5 आर्टिकल याद रखना है जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए हैं, पर्सन के लिए नहीं है, एनी पर्सन के लिए नहीं है, विदेशियों के लिए नहीं है। अब वो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल आप हमेशा याद रखा करें जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को प्रोवाइड किए गए हैं। क्लियर है। फंडामेंटल राइट आप लोग जानते हैं 12 से 35 में वर्णित है। एक्चुअली 12 और 13 तो नहीं है, 12 और 13 फंडामेंटल राइट नहीं है। 12 में तो स्टेट की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है, उस राज्य के अंदर कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं ये सब 12 में लिखा हुआ है, और 13 में जुडिशल रिव्यू की बात की गई है, यानी न्यायिक समीक्षा की। ओरिजिनली राइट जो दिए गए हैं वो आर्टिकल 14 से शुरू होता है। अब इनके अलावा कौन से आर्टिकल बचे हैं, 14 बचा हुआ है, 17 बचा हुआ है, इसके बाद 18 है। यानी ये सब जो आर्टिकल हैं ये सभी के लिए हैं, व्यक्तियों के लिए भी हैं और नागरिकों के लिए भी हैं। हिंदी में पर्सन को व्यक्ति लिखा हुआ है ना संविधान में, तो व्यक्ति का मतलब है दोनों लोगों को, नागरिकों को और गैर नागरिकों को। तो ये सब याद रखना तो कठिन है, लेकिन 5 याद रखना तो आसान है ना। इसमें रटने वाली बात भी कुछ नहीं है। जैसे आप आर्टिकल 21 को ले लीजिए, आर्टिकल 21 में क्या है, जीने की स्वतंत्रता है। तो आप जीने की स्वतंत्रता थोड़ी ना किसी की खत्म कर दोगे, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो देसी हो। शरीर तो दोनों के पास है ना, जान तो दोनों के पास है। ऐसा थोड़ी ना कि कोई विदेशी आएगा तो आप उसकी सांस ही बंद कर दोगे। तो ये तो नेचुरल जस्टिस है ना, और जहाँ पे भी नेचुरल जस्टिस की बात आएगी तो वो हर किसी को देना पड़ेगा, भले ही वो जानवर क्यों ना हो फिर। तो यहाँ पे इतनी सी बातें थी। अब जल्दी से पढ़ लीजिए। पहला स्टेटमेंट देखिए, पहले में लिखा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार। ये आर्टिकल क्या है, ये आर्टिकल 20 है। तो आर्टिकल 20 दोनों लोगों को है, सिटीजन को भी है और पर्सन को भी है। सेकंड पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, बिल्कुल 21A है। तो ये भी दोनों लोगों के लिए है, सिटीजन और पर्सन के लिए। कोई फॉरनर आ गया यहाँ पे तो फॉरनर के अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, बिल्कुल पढ़ा सकता है, इसलिए दोनों को दिया गया है। तीसरा पॉइंट, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल कौन सा है, 15 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 15, 16, 19, 29, 30 आपको पता है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए हैं। यानी तीसरा पॉइंट जो है वो केवल और केवल नागरिक के लिए, दोनों के लिए नहीं। तो तीसरा पॉइंट गलत हो जाएगा। बाकी और भी पॉइंट लिखे हैं, इस तरफ देख लेते हैं। हाँ, एक पॉइंट और लिखा है, चौथा पढ़िए, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने का आचरण। ये आपने अभी आर्टिकल 25 में पढ़ा था। धार्मिक स्वतंत्रताएं पढ़ी थी जो हम लोगों ने 25 से लेके 28 तक। तो ये भी दोनों लोगों के लिए है, सिटीजन के लिए भी है, पर्सन के लिए भी है। विदेशी आए, कोई भी धर्म यहाँ पे अपना, कोई दिक्कत नहीं है। वो हिंदू बन जाए, मुस्लिम बन जाए, सिख बन जाए, कुछ भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कुंभ मेला विजिट किया होगा आपने, कुंभ मेले में तो देखते हैं अंग्रेजी लोग आते हैं नंगे पुंगे होके, भभूत लगा के बाबा की पूरा गांजा गांजा फूकते हैं अपना, बाकायदा सुबह शाम गंगा जी के स्नान करते हैं। तो ऐसा करने से उनको कोई रोक थोड़ी ना रहा है। ठीक है, तो 25 भी ये सभी को है। तो चौथा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट निकाल दीजिए बस, तो आंसर हो जाएगा। तो इसको कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, आंसर चौथा हो जाएगा। समझ आया। आइए यहाँ पे जल्दी से देखिए, आर्टिकल 15 के बारे में आपको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए। तो यहाँ पे देखिए एनी सिटीजन लिखा है, एनी पर्सन नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि आर्टिकल 15 सिटीजन को दिया गया है। क्लियर। 16 पे आइए, 16 पे भी आपको सिटीजन मिलेगा, ना कि पर्सन मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी लिखा है फॉर ऑल सिटीजन्स। 19 देखिए, 19 में भी क्या लिखा है, ऑल सिटीजन। लेकिन यहाँ पे 20 को देखिए, 20 में क्या लिखा है, सिटीजन न लिख के पर्सन लिखा है। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये दोनों लोगों को प्रोवाइडेड है, सिटीजन के लिए भी और नॉन सिटीजन के लिए भी, नॉन सिटीजन के लिए भी। समझ आया। अब ऐसे आप चेक कर सकते हैं। आप आर्टिकल 21 भी देख लीजिए, पर्सन लिखा हुआ है। समझ आया। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए 9 देखिए जल्दी से। भारत के संविधान के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल, यहाँ पे पार्लियामेंट की बात भी कर रहे हैं और स्टेट लेजिस्लेचर की भी बात कर रहे हैं। संसद और राज्य विधानमंडल क्रमशः सशस्त्र बलों और पुलिस बलों के फंडामेंटल राइट को सीमित कर सकते हैं। सीमित लिखा है तो ये बिल्कुल सही लिखा है। आपने एक शब्द पढ़ा होगा, युक्ति युक्त निर्बंधन। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। युक्ति युक्त निर्बंधन का मतलब है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल यानी फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है एक सीमा के अंदर। लेकिन ऐसा अधिकार किसके पास है,
ऐसा अधिकार संसद के पास है कि संसद ऐसा कानून बना के कर सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर नहीं दी गई है, संविधान ने स्टेट लेजिस्लेचर को पावर नहीं दिया, केवल संसद को दिया है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही लिख रहा है, तो ये गलत हो गया, पहला पॉइंट गलत है। सेकंड पॉइंट पढ़िए, सशस्त्र बल। सशस्त्र बल तो समझ रहे हैं ना, ये जो अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है, इसकी बात हो रही है। इन सभी फोर्सेस के फंडामेंटल राइट हम लोगों की तरह नहीं है। हम लोग सोशल मीडिया पर जाके योगी बाबा और मोदी जी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं बोल सकते हैं। इनको संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब है कि ये खुलेआम सब कुछ नहीं बोल सकते हैं। इनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट रहती है, सिक्योरिटी पर्पज से, नेशनल इंटीग्रिटी पर्पज से। क्लियर है, समझ में आया? तो सेकंड पॉइंट में यही लिखा है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो हो रहा है संसद के द्वारा सशस्त्र बलों पे, उसका कारण क्या है? तो कारण में यही बताया है कि वो अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन कर सकें और एक अनुशासन, डिसिप्लिन बना रहे। तो बिल्कुल सही है, सेकंड पॉइंट करेक्ट है। थर्ड पॉइंट देखिए, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर, वायलेशन पर पीड़ित पक्ष उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो बिल्कुल भाई, सुप्रीम कोर्ट तो बैठा ही है, हाई कोर्ट बैठा ही है, 226 बैठा है, 32 बैठा है ना? तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे सही बताना था तो 2 और 3 सही हो जाएगा। समझ आया भैया? चलिए, तो बी पॉइंट यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे आ जाइए। अब आपको इन सब क्वेश्चन करने से आइडिया लग रहा होगा कि जो हम लोगों को स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो एक्सक्लूसिव नहीं है, अनन्य नहीं है, उन पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, युक्त निर्बंधन है। एब्सोल्यूट नेचर में नहीं दी गई है स्वतंत्रताएं। क्लियर है? चलिए, पहला पॉइंट पढ़िए। जब मार्शल लॉ लागू होता है तब संसद को सरकार के किसी दंड को वैधता प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। अब आर्टिकल 34 पढ़ना, ठीक है? तो आपको मार्शल लॉ से संबंधित वहाँ पे प्रोविजन मिल जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि संसद मार्शल लॉ लागू रहेगा तब भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है फंडामेंटल राइट पे। तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन भाई हम लोग पाकिस्तान तो है नहीं जहाँ पे मार्शल लॉ लगेगा। मार्शल लॉ का मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब सैनिक का जब वहाँ पे शासन आ जाता है, सेना का शासन हो जाता है, उसे मार्शल लॉ बोला जाता है। तो यहाँ पे तो ऐसी स्थिति है नहीं। सेकंड पॉइंट पढ़िए, भारत में युद्ध के दौरान घोषित राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी के लगते ही मार्शल लॉ स्वतः लागू हो जाता है। तो इस तरह का प्रोविजन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, ये गलत पॉइंट है। सेना के हाथ में थोड़ी ना शासन चला जाता है अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ शब्द को ही डिफाइन नहीं किया गया। क्लियर? थर्ड पॉइंट पढ़िए, भारत में संविधान में मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित किया गया। यहाँ पे किया गया लिख रहा है, ऐसा नहीं है, डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक, तो ये गलत पॉइंट लिखा है, तो यहाँ पे केवल एक ही सही है, तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। चलिए साहब लोग, इतने प्रैक्टिस कर लीजिए। मॉर्निंग में आपको 20 क्वेश्चन और मिल जाएगा इसी टेस्ट का। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत।